हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान स्ट्रीम। तो आइए साउथ अमेरिका को मैप को कंटिन्यू करते हुए आज देखते हैं। आज में हमारा सबसे पहला जो लोकेशन है वो है अमेज़न नदी। अमेज़न नदी जो है एंडीज़ पर्वत से निकलती है। एंडीज़ पर्वत की अगर स्टेट वाइज देखा जाए तो वो पेरू पेरू से पेरू देश से निकलती है। निकलने के बाद ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक ओशियन में गिरती है। और जो अमेज़न नदी है, अमेज़न नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए, अमेज़न नदी को अगर अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। वैसे अगर देखा जाए तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप ये कमेंट के माध्यम से बताएं। फिर उसके बाद आता है हमारा जो अमेज़न नदी का जो बेसिन है। अमेज़न नदी जो बेसिन है वो विषुवत रेखीय वन को ब्राज़ील में सिल्वासा कहते हैं। अमेज़न नदी का जो बेसिन का जो क्षेत्र है जो उसके विषुवत रेखीय वन है, विषुवत रेखीय वन, क्योंकि ये देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ही यानी ये विषुवत रेखीय जो वन है उस रीजन को क्या बोला जाता है, सिल्वास। यानी इस पूरे रीजन क्या बोला जाता है, सिल्वास रीजन। और सिल्वास रीजन में ही यानी पहली बार रबर के वृक्ष को देखा गया था। और ये जो रीजन है रबर के उत्पादन की दृष्टि से विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। और ये पेरू है, पेरू से निकलती है अमेज़न नदी जो ब्राज़ील से होते हुए जाके उत्तरी अटलांटिक ओशन में गिरती है। और इसी की एक सहायक नदी है जो बाएं तट से आके मिलती है, वो है नेग्रो। और जो दाएं तट से आके मिलती है वो है मदीरा। नेग्रो जहाँ पे मिलती है वहीं पे है मानस। वो रबर संग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। ये लिखा है ना, यानी कि नेग्रो और अमेज़न नदी के संगम के समीप अवस्थित मानस, यानी ये नेग्रो और ये क्या है, अमेज़न नदी के संगम के समीप मानस जो रबर संग्रहण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। फिर वहीं आता है हमारा टोकैंटिस नदी ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है। टोकैंटिस नदी ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद जो निकलती है फिर ब्राज़ील से होते हुए जो इसके मुहाने के समीप अवस्थित है, मुहाने के समीप जो एक पोर्ट अवस्थित है उसे वो बिलेम पोर्ट है। आप जो फिज़िकल मैप है वो पॉलिटिकल मैप है उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा उत्तरी अटलांटिक ओशियन में जहाँ पे अमेज़न नदी बेसिन का जो अपवाह क्षेत्र है जहाँ पे वो उसका निकास होता है उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वहीं पर होगा बिलेम पोर्ट है जो रबर के निर्यात की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। फिर जो सिल्वास की जो सघनता है, सिल्वास की जो डेंसिटी है, सिल्वास की डेंसिटी बहुत अधिक है। इसके कारण जो इसकी गम्यता है यानी लोगों तक पहुंच है वो अत्यंत कम है। गम्यता कहें या पहुंच कहें, लोगों तक बहुत कम है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का एक कारण भी बनता है। मतलब ये सिल्वास रीजन है जो विषुवत रेखी जो वन था वहाँ पे जो सिल्वास रीजन था अमेज़न नदी के क्षेत्र में, वो वहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं जिसके कारण वहाँ इंसानों का आना जाना बहुत अत्यंत कठिन काम है। इसी कारण से वहाँ का जो क्षेत्र है आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का एक कारण भी है। फिर उसके बाद जो मदीरा है, ये लिखा है ना, मदीरा अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मदीरा नदी जो है अभी पूछा जाएगा, यानी कि जो अमेज़न नदी के
कौन से बाएं तट से आके मिलती है, कौन से दाएं तट से आके मिलती है। तो ये जो मदिरा है ये दाएं तट से आके मिलती है अमेजन नदी में, और जो बाएं तट से आती है वो कौन सी नदी है अमेजन के लिए, नेग्रो। तो याद रखना है। और जो अमेजन नदी है वो, जो मदिरा नदी है वो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। फिर उसके बाद आता है टोकैंटिस नदी। टोकैंटिस नदी जो है ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से निकलने के बाद ब्राज़ील से होते हुए उत्तरी अटलांटिक ओशियन में गिरती है, और इसी के मुहाने पर ही बेलेम पोर्ट है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। फिर उसके बाद आता है रिसेफे पोर्ट। रिसेफे पोर्ट जो है चीनी के निर्यात की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पोर्ट है। इसे विश्व में चीनी निर्यात पोर्ट भी कहते हैं। जो रिसीफे पोर्ट है इसे विश्व में चीनी के निर्यात का पोर्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा जो सल्वाडोर है। सल्वाडोर ब्राज़ील की प्राचीनतम राजधानी है। जो सल्वाडोर जो है वो ब्राज़ील की एक प्राचीनतम राजधानी है, यानी ब्राज़ील की पहली राजधानी कौन सी है, सल्वाडोर। उसके बाद फिर रियो डी जेनेरियो को बनाया गया, जिसमें रियो डी जेनेरियो जो शहर है वहाँ आज के समय में नहीं, जो राजधानी तो नहीं है लेकिन राजधानी के रूप में इसे विकसित किया गया था, और यहाँ की जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। फिर इसके बाद ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया शिफ्ट कर दी गई, जो आज वर्तमान में वही इसकी राजधानी भी है। आज के समय में ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। फिर उसके बाद आता है हमारा उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित रियो डी ला प्लाटा। उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित रियो डी ला प्लाटा नदी के समान एक ज्वारनद मुख क्षेत्र है। अब ये ज्वारनद मुख क्षेत्र का निर्माण होता कैसे है, जैसे कोई मुख्य नदी, जैसे इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हों, लेकिन जो इसकी मुख्य नदी होती है डायरेक्ट जब सागर से मिलती है तो वहीं पे ज्वारनद मुख का निर्माण होता है। ठीक, ज्वारनद मुखी क्षेत्र है। ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे उरुग्वे और पराना नदी का निकास रियो डी ला प्लाटा में ही होता है। ठीक, जैसे इसके पहले हम लोग को देखा था ना कि जो टोकैंटिस है, साओ फ्रांसिस्को और उरुग्वे और पराना, इन चारों नदियों का उद्गम क्षेत्र कहाँ पे है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड से है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स निकलती हैं, और टोकैंटिस नदी जो ये उत्तरी अटलांटिक ओशियन में जा गिरती है। फिर ये साओ फ्रांसिस्को जो है वो कहाँ जा गिरती है, ये भी उत्तरी अटलांटिक ओशियन में ही जाके गिरती है। फिर उसके बाद आता है हमारा ये पराना और उरुग्वे नदी, इनका निकास कहाँ पे होता है, रियो डी ला प्लाटा में होता है। फिर ये जो पराना दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी कौन है, अमेजन। और पराग्वे जो है पराना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी है। पराग्वे नदी किसकी सहायक नदी है, पराना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पराग्वे जो पराना नदी है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है, फिर इस साइड से आती है जो पराग्वे है। पराग्वे के अपवाह क्षेत्र में ही है जो अर्जेंटीना की राजधानी है, वो पराग्वे की जो राजधानी है असुन्सियन, इसी के अपवाह क्षेत्र में ही आती है। इसी के अपवाह क्षेत्र में ही इसकी राजधानी स्थापित है पराग्वे नदी के। और पराग्वे नदी जो है पराना की एक सहायक नदी है,
जिसका निकास रियो डी ला प्लाटा में होता है। और इस नदी के तट पर अवस्थित पराग्वे की राजधानी असुनसियन अवस्थित है। फिर उसके बाद आगे का लोकेशन आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो अवस्थित है वाल्देस पेनिनसुला। अर्जेंटीना में जो अवस्थित है वाल्देस पेनिनसुला। अब ये वाल्देस पेनिनसुला आखिर है कहाँ, इसको आप मैप में देखेंगे तो जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में ही एक ऐसे गुंबदाकार एक आकृति होगी, अर्जेंटीना में से सटा हुआ ऐसे ही। तो यही है हमारा वाल्देस पेनिनसुला। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान वाल्देस पेनिनसुला है। आपको पता है कि जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका जहाँ हम लोगों ने देखा था, तो उत्तरी अमेरिका में सबसे नीचा स्थान कौन सा है, हम लोगों ने वहाँ पे जाके देखा था ना कि वो क्या था, वो कौन सा प्लेस था, डेथ वैली। डेथ वैली जो है सबसे उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा स्थान था। वैसे ही दक्षिण अमेरिका में सबसे नीचा स्थान है वाल्देस पेनिनसुला। ठीक, फिर उसके बाद हमारा आता है एंडीज़ पर्वत से जो एंडीज़ पर्वत से जो निकलने वाली जो नदी है, एंडीज़ पर्वत से निकलने वाली जो नदी है कोलोराडो और नेग्रो। अब ये दोनों नदियाँ आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं। कोलोराडो नदी को हम लोग कहाँ देखे थे, नॉर्थ अमेरिका में। कोलोराडो नदी को हम लोग कहाँ देखे थे, नॉर्थ अमेरिका में, जहाँ पे हम लोगों ने लेक मीट जो मानव निर्मित लेक था, उसी पे हम लोगों ने हूवर और बाउल्डर डैम भी देखा था। जो कोलोराडो नदी थी वो उसका निकास कहाँ पे था, कैलिफोर्निया की खाड़ी में था। वही नेग्रो नदी, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि नेग्रो जो है एक अमेजन की सहायक नदी है जो बाएं तट से आके मिलती है। लेकिन वहीं पे ये जो हमारा यहाँ पे ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, इसी एंडीज़ पर्वत से ही निकलती है हमारी कोलोराडो नदी और ये नेग्रो नदी। ठीक, जिसका दक्षिण अटलांटिक में निकास होता है। इसको अगर हम लोग मैप में एक बार लोकेशन इसकी चेक कर लें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा है। जैसे हम लोग अब जितने भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उसको हम लोग एक बार अगर देख लें मैप में अच्छे से, जैसे ये है हमारा मैग्डालेना नदी। मैग्डालेना नदी कोलंबिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका निकास कैरिबियन सी में होता है। फिर उसके बाद ओरिनिको नदी जिसका निकास भी यानी कैरिबियन सी में होता है या नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में होता है। फिर वहाँ से फिर पेरू देश से निकलती है अमेजन नदी जिसका निकास नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में होता है, जिसके एक तरफ नेग्रो नदी इसकी सहायक नदी है, दूसरी तरफ से मदीरा इसकी सहायक नदी है। फिर उसके बाद आता है ये ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली टोकांटिस नदी जो बेलेम पोर्ट से होते हुए जाकर गिरती है उत्तरी अटलांटिक ओशियन में। फिर ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती है साओ फ्रांसिस्को नदी, इसका भी निकास अटलांटिक ओशियन में होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है ये है पराना नदी। फिर इधर ये है पराग्वे नदी। फिर इन दो नदियों का निकास रियो डी ला प्लाटा, यही है रियो डी ला प्लाटा या ला प्लाटा दोनों भी बोला जाता है। फिर उसके बाद यहीं से हमारी एक नदी और आती है जो उरुग्वे नदी जिसका इसका निकास भी कहाँ पे होता है, रियो डी ला प्लाटा में ही होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है कोलोराडो नदी और नेग्रो नदी। ये है एंडीज़ पर्वत का विस्तार। फिर एंडीज़ पर्वत से निकलती है हमारी कोलोराडो नदी, फिर और नेग्रो नदी। इन दो नदियों का निकास भी कहाँ पे होता है, साउथ अटलांटिक ओशियन में होता है। तो आई होप आपको अब तक की क्लासें पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।